All right, let's begin with the class. Inshallah, objective है कि we are going to cover the explanation of number sequences today. इसमें number sequences में मुख्तलिफ किस्म की sequences हैं इंशाल्लाह, और जब उसको हम कवर करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से उसके बाद we hope that we are going to solve every kind of pass paper question. एक बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि जो फॉर्मूलाज मैं आपको बताने वाला हूँ वो चंद ही होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते, बट नंबर सीक्वेंसेस में ज़्यादा इस्तेमाल आपके दिमाग का है। इसका मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पॉन्टेनियसली वहीं देखकर, कुछ एक सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ होगा, दूसरी सीक्वेंस का मांगा जाएगा, कुछ कनेक्शंस ड्रॉ करने होंगे, कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व करने होंगे, कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा, तो उसमें थोड़ी आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी देखा जाएगा। ये वो टॉपिक है जिसके अंदर ना सिर्फ फॉर्मूलाज काम करते हैं, बट थोड़ी सी अकल की भी ज्यादा जरूरत है। एक तो होता है ना कि सवाल आपको पता है नॉर्मल पैटर्न का सवाल है, वैसे ही चल रहा है, इसमें भी तकरीबन ऐसे ही आते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना होता है। बहरहाल ऐसे सवाल कम होते हैं, और प्रैक्टिस के साथ ऐसे सवाल की प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह हो जाएगी, तो वी होप फॉर द बेस्ट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक सीक्वेंस से, और सीक्वेंस का नाम है अरिथमेटिक सीक्वेंस, जिसे फर्स्ट लेवल कॉमन डिफरेंस भी कहा जाता है। ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस या फर्स्ट लेवल कॉमन डिफरेंस वाली सीक्वेंस है, ये क्या है ये मैं आपको बताता चलूं। तो ये वो सीक्वेंस है जिसके अंदर हर अगला टर्म पिछले टर्म में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हासिल होता है। मतलब अगर मिसाल है कि पहला टर्म 1 है, तो अगला टर्म ऑब्टेन करने के लिए मैंने +3 किया, फिर उससे अगला टर्म ऑब्टेन करने के लिए मैंने +3 किया, फिर आगे ऑब्टेन करने के लिए मैंने फिर +3 किया, फिर आगे ऑब्टेन करने के लिए मैंने फिर +3 किया। तो ये क्या हो रहा है कि हर अगला टर्म ऑब्टेन करने के लिए मैं पिछले टर्म में 3 को ऐड कर रहा हूँ। तो मुझे नजर ये आ रहा है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लिए जाएं, जी हाँ, मैं ऑल्टरनेट टर्म्स की बात नहीं कर रहा, मैं कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात कर रहा हूँ। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाए जाएं, उनका डिफरेंस कॉमन होगा। क्या होगा? कॉमन होगा। तो अगर मैं 4 और 1 का डिफरेंस लूंगा तो इट्स 3, 4 और 7 का डिफरेंस लूंगा तो इट इज ऑल्सो 3, 7 एंड 10 का डिफरेंस लूंगा तो इट इज ऑल्सो 3। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठा लूं, 13 और 16 उठा लूं, 16 और 19 उठा लूं, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 3 होगा। अच्छा, डिफरेंस निकालने के लिए एक बात याद रखें, कुछ बच्चे करते हैं डिफरेंस निकालने के लिए बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस, जिसकी वजह से हमेशा उनका डिफरेंस पॉजिटिव आता है। ये गलत अप्रोच है। कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज इट कैन बी नेगेटिव, ये बात आप जहन में बिठा लें। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, बोथ, दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। इसके लिए करना यह है, इसीलिए मैं कहता हूं बड़े में से छोटे माइनस करने वाला क्राइटेरिया सही नहीं है, बल्कि अगले में से पिछला माइनस करेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस करना होगा। दिस मीन्स कि टर्म 2 में से टर्म 1 को आप माइनस करेंगे, या टर्म 3 में से टर्म 2 को माइनस करेंगे, टर्म 10 में से टर्म 9 को माइनस करेंगे। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म दिए, फर्स्ट एंड सेकंड दिया हुआ है तो T1 माइनस T2 नहीं, T2 माइनस T1। सेकंड एंड थर्ड दिया हुआ है तो T3 माइनस T2। नाइन्थ एंड टेंथ दिया हुआ है तो T10 माइनस T9। हर अगले में से पिछला माइनस, किसी भी अगले में से पिछला वाला माइनस कर दो, अगर दो कंसेक्यूटिव दिए हुए तो इससे कॉमन डिफरेंस की ट्रू पिक्चर सामने आती है। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा। तो अगर आप देख रहे हो कि टर्म्स बढ़ रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए। अगर आपको टर्म्स में कमी होती हुई नजर आ रही है तो कॉमन डिफरेंस को नेगेटिव होना चाहिए। ऐसी सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। और क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस होता है और वो हमेशा सेम रहता है, वो पहले ही स्टेज पर हासिल हो जाता है। अभी आपको नहीं पता पहली स्टेज दूसरी स्टेज क्या है, अभी तो आप पहला स्टडी, पहला पहला केस देख रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट लेवल कॉमन, जो पहली लेवल पे आपको डिफरेंस कॉमन नजर आ रहा होता है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट लेवल कॉमन डिफरेंस। तो इसके बहुत सारे नाम हो गए। अच्छा, इसको लीनियर सीक्वेंस भी कहा जाता है। ये एक लीनियर सीक्वेंस होती है क्योंकि इसका nth टर्म लीनियर होता है, तो ये लीनियर सीक्वेंस भी होती है। सही है, अरिथमेटिक सीक्वेंस हो गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, लीनियर सीक्वेंस हो गई क्योंकि इसका nth टर्म लीनियर होता है, और फर्स्ट लेवल कॉमन डिफरेंस भी कहा जाता है। अच्छा, अब इसका एग्जाम, अच्छा, असल चीज पता है क्या है? एक तो होता है कि आप पैटर्न को देखो और आप बाकी टर्म्स बताओ। तो वो कह रहा है राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स इन द सीक्वेंस। तो आपने कहा यार 1 में 3 प्लस हुआ है, फिर 4 में 3 प्लस हुआ है, तो 3 प्लस होता जा रहा है। तो आपने कहा उसी को कंटिन्यू करना, कौन सा मुश्किल है? 13 में 3 प्लस किया 16 आ गया, 16 में 3 प्लस किया तो 19 आ गया।
तो ये आपको नजर आ रहा है कि +3 करते करते आप हर अगला टर्म ऑब्टेन कर पा रहे हैं। तो अगले 2 टर्म्स या 4 टर्म्स लिखना कोई मुश्किल नहीं। अब ये जो पार्ट नंबर 2 है ना, इसमें वो कहते हैं फाइंड द जनरल टर्म इन टर्म्स ऑफ एन। तो इस जनरल टर्म को nth टर्म भी कहा जाता है। अक्सर इसको डिनोट किया जाता है TN से। बाज औकात वो उसको कोई और नाम भी दे देता है कि TN नहीं है, इसका कुछ और उसको कह देता है, या एन की जगह वो R यूज कर लेता है, वो उसकी मर्जी है। लेकिन हम यूजुअली इसको nth टर्म कहते हैं। तो जनरल टर्म या nth टर्म को TN कहा जाता है। और कभी कभार एग्जामिनर R भी इसकी जगह यूज करता है, या कोई और भी यूज कर सकता है। हम यूजुअली इसको nth टर्म कह रहे होते हैं। अब ये nth टर्म का फायदा क्या है? देखिए, अगर आपको मैं कहता हूँ भाई चौथा टर्म बताओ, तो पांचवा टर्म बताओ, तो आपने कहा चौथे टर्म में 3 प्लस कर दो। छठा बताओ तो आपने कहा पांचवे में 3 प्लस कर दो। ये तो बहुत लॉजिकल और बहुत आसान सी बात है। बट अगर मैं आपसे कहूँ 100th टर्म निकालो, तो आप क्या करोगे? 3 प्लस करते जाओगे। 19 + 3 22, 22 + 3 25, 25 + 3 28। ऐसे तो सुबह हो जाएगी 100th टर्म पर पहुंचते पहुंचते। तो फिर इसका कोई शॉर्टकट तो होना चाहिए। तो वो शॉर्टकट ये है कि आप nth टर्म निकाल लो। nth टर्म जिससे जनरल टर्म कहा जाता है, मतलब एक ऐसा जनरल टर्म जो कोई टर्म ना हो बट बल्कि इन टर्म्स ऑफ एन हो, जिसमें जब एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाए, जब एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए तो हमारे पास वो टर्म आ जाए। जैसे अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन आ जाता है, तो मैं उसमें एन की वैल्यू 100 डालूंगा, तो मेरे पास 100 टर्म की वैल्यू डायरेक्ट पता चल जाएगी। अच्छा, वो nth टर्म दोनों तरफ से काम करता है। अगर मुझे बोलेगा 100th टर्म निकालो, तो मैं 100 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा एन की जगह, तो मुझे 100th टर्म पता चल जाएगा। और अगर मुझे कोई कहता है कि the nth term is 205, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, कि भाई कौन सा टर्म है जो 205 है? क्या वो 50th टर्म है, क्या वो 70th टर्म है, क्या वो 150th टर्म है? कौन सा टर्म है जो 205 है? तो अब n TN गाड़ी की होती जगह पे, भाई भाई लोग लटकते, तुम कैसे निकालोगे? ये क्या साजिद का माइक कैसे बोलना शुरू कर दिया अचानक? साजिद का माइक खुला हुआ था साजिद। अचानक शोर होना शुरू हो गया, कुछ ना कुछ बात कर रहे थे शायद तुम किसी से। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो है, क्या बात कर रहा था मैं, दिमाग से निकल गई अचानक। हाँ, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, हो जाता है। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो जनरल टर्म का मैं कह रहा था कि जनरल टर्म दोनों तरफ से काम करता है। कि एन की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके अंदर, एन की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मेरे पास वो टर्म आ जाएगा। और अगर हम टर्म रखेंगे तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। सही है? तो ये मैं आपको करके बताता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। तो पहले तो ये समझना है कि एन टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है, जिसे फर्स्ट लेवल कॉमन डिफरेंस भी कहा जाता है, लीनियर सीक्वेंस भी कहा जाता है, इसका जो एन टर्म का फॉर्मूला है दैट इज a + n - 1d। क्या फॉर्मूला है? a + n - 1d। अब सवाल ये पैदा होता है, ये पता होना चाहिए कि इस nth टर्म निकालने के लिए व्हाट इज a। तो यहाँ पर डिस्क्राइब्ड है, a इज द फर्स्ट टर्म। a किसे कहते हैं? a फर्स्ट टर्म को कहा जाता है। a इज द फर्स्ट टर्म। देन वी टॉक अबाउट द कॉमन डिफरेंस d। व्हाट इज d? d क्या है भाई? तो फिर हमें पता है d इज द कॉमन डिफरेंस, जिसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप किसी भी अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करते हैं, बट दो कंसेक्यूटिव होने चाहिए। पहले दो हो, या दूसरा और तीसरा हो, या नवा नवा और 10वां हो, 9th और 10th हो, तो अगले में से पिछला माइनस करते हैं। तो वहां से हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर्मूला क्या है? a + n - 1d। ए की जगह आप सीक्वेंस का पहला टर्म रखेंगे, जो कि इस केस में 1 है। और डी की जगह आप कॉमन डिफरेंस रखेंगे, जो आपको नजर आ रहा था 3 है। तो फिर एन अपनी एन 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 ही रहेगा। 1 + n - 1 × 3 करेंगे तो हमारे पास एन टर्म आ जाएगा। तो मैं यहाँ करके बताता हूँ पार्ट 2 में, फाइंड द जनरल टर्म इन टर्म्स ऑफ एन। तो ए की वैल्यू हमें पता है, फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस का जो है वो 1 था, तो ए की जगह पर आ गया 1। उसके अलावा जो कॉमन डिफरेंस है, आप देखें किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस देख लें, तो वो 3 है, लिहाजा हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 आ गया। तो डी इक्वल्स टू 3। और अगर मुझे nth टर्म निकालना है, अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है, तो द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी a + n - 1d, जिसमें a की जगह पे हम रखेंगे 1, और कॉमन डिफरेंस की जगह पे हम रखेंगे 3। और n एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3n - 3, 3n - 3 + 1, एंड वी विल गेट 3n - 2, 3n - 2। तो nth टर्म जो मेरे पास आ रहा है दैट इज 3n - 2। सही है जी?
nth टर्म हमारे पास 3n-2 आ रहा है। तो ये बात आपको समझ आ गई वाज़े तौर पे कि nth टर्म कैसे निकाला जाता है। अभी इस nth टर्म का क्या कमाल है? इसका कमाल ये है कि कोई मुझे कहेगा 50th टर्म निकालो, तो मैं n की जगह 50 रख दूंगा। अच्छा, चेक करता हूँ ये सही है या नहीं। मिसाल है 1 2 3 4 5 6 7, मुझे 7th टर्म निकालना है। मुझे 7th टर्म निकालना है, तो मैं n की जगह क्या रखूंगा भाई? 7 रखूंगा। रख के देखते हैं क्या 19 आ रहा है नहीं आ रहा। तो 3 7 21, 21 - 2 इज 19। अमेजिंग, वी हैव गॉट 19। अच्छा, अब ये तो 7th टर्म तक तो मौजूद था। इसका मतलब आप कोई और चेक कर लें, 6th टर्म देख लें। 3 6 18, 18 - 2 is 16। अमेजिंग, 16 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो ये चेकिंग हो गई हमारी। अब इसकी बेसिस पर हमें क्या है, कहता है 50th टर्म निकालो। तो मैं क्या करूंगा भाई, n की जगह पे 50 रख दूंगा। तो n की जगह 50 सब्स्टिट्यूट किया तो 3 टाइम्स 50 - 2, 150 - 2 इज 148। तो 50th टर्म पता चल गया। तो n टर्म का फायदा, कोई भी टर्म निकालना हो, n की वैल्यू रखो और आपके पास वो टर्म आ जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा फायदा, अगर मुझे जैसे इसने 50th टर्म कहा तो 50th टर्म 148 आ गया। अब अगर मुझे 50th टर्म दे दे और कहे बताओ ये कौन सी पोजीशन पे लाई करता है, मतलब ये 40th टर्म है या 50th टर्म है, तो मैं 148 TN की जगह पे रखूंगा। अगर इस 148 को TN की जगह पे रखूंगा तो n की वैल्यू 50 आ जाएगी। लेकिन n की जगह 50 रखूंगा तो 148 आ जाएगा। और अगर मैं इसकी जगह 148 रखूंगा तो मेरे पास n आ जाएगा। तो 148 में +2 करूंगा तो 150, 150 डिवाइड बाई 3 करूंगा तो 50। तो पता चला, अगर मैं n की वैल्यू रखूंगा तो मुझे टर्म पता चल जाएगा, और अगर मुझे टर्म पता चल जाएगा तो मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मतलब अगर मुझे पोजीशन पता है कि कौन सी पोजीशन वाला टर्म निकालना है, 50th पोजीशन वाला टर्म निकालना है, तो n की जगह 50 रख दूंगा। और अगर मुझे एक टर्म पता चल जाए और मुझे उसकी पोजीशन बतानी हो, तो मैं TN की जगह टर्म रखूंगा तो उसकी पोजीशन आ जाएगी, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी। तो पार्ट 4 में यही किया हुआ है। वो कह रहे हैं nth टर्म इज 208। एक स्पेसिफिक टर्म है, वो 208 है, n की वैल्यू बताओ। मतलब ये 150th टर्म है, ये 60th टर्म है, ये 70th टर्म है, कौन सा टर्म है जो 208 है? तो अब मैं TN की जगह पे रखूंगा 208। nth टर्म का इस्तेमाल भी करने आना चाहिए। 50th टर्म निकालना है तो n की जगह 50, और nth टर्म दिया हुआ है तो TN की जगह 208 रखूंगा। 208 TN की जगह रखा। अभी मैंने बोला ना कि अगर 50 दिया हुआ है तो 148 आ जाएगा, और 148 रखेंगे तो 50 आ जाएगा। तो जब टर्म दिया हुआ है तो पोजीशन आ जाएगी, पोजीशन दी हुई है तो टर्म आ जाएगा। तो पार्ट 3 में उसने मुझे पोजीशन बताई हुई थी, टर्म निकालना था। तो पोजीशन दी हुई हो तो एन की वैल्यू दी हुई होती है, और जब यहाँ पर मुझे इसने वैल्यू दी हुई है, टर्म दिया हुआ है और मुझे पोजीशन का पता लगाना है, तो मैं टर्म की जगह पे 208 रखूंगा। तो 208 इज इक्वल टू 3n - 2 हो जाएगा। 2 वहां जाके प्लस हो जाएगा, 210। 210 डिवाइड बाई 3 करूंगा 70। इसका मतलब 70th टर्म 208 है। 208 की पोजीशन क्या है भाई? तो 208 70th पोजीशन पर लाई करता है। ये आपका जो है पहली टाइप की जो सीक्वेंस है, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दी, उसका nth टर्म निकालना भी आपको सिखा दिया। मुझे बताएं कि ये जो एग्जांपल नंबर 1 है, क्या ये आप सबको समझ आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं मजीद एग्जांपल्स देके और क्लियर कर देता हूँ, लेकिन अब तक मुझे जरा बता दें, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? एक्नॉलेजमेंट देंगे तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। कुछ लोगों ने लेट भी ज्वाइन किया है, आपसे गुजारिश होती है कि टाइम पर आया करें, ताकि हर चीज़ जो आपको सबको समझाई जा रही हो आपको भी समझ आ जाए। अच्छा, अब इसके अलावा ये एग्जांपल हो गया, इसका इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें बेशक, लेकिन मसला नहीं है, मैं आपको डॉक्यूमेंट पूरा शेयर कर दूंगा, सही है? तो आप बहुत आसानी के साथ ना फिर अपने नोट्स वगैरह बना लीजिएगा, उसका कोई मसला नहीं है। नोट्स वगैरह बनाने के लिए हम टाइम नहीं लगाएंगे, हम एक्सप्लेनेशन फोकस्ड होंगे। फिर आपसे कहा जाता है कि आप नोट्स आराम से बना लें, रिकॉर्डिंग भी होती है, कहीं कुछ भूल जाए तो आप रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, उसमें सब समझ आ जाएगा। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पर 10 16 22 28 आपको वाजे तौर पे नजर आ रहा है। सर TN 1 + n - 1 3 के बाद 3n - 3 + 1 कैसे आया? तो बेसिक मैथ्स हो गई। 3 को मैंने n से मल्टीप्लाई किया, जब दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हर ब्रैकेट का हर टर्म दूसरे ब्रैकेट के हर टर्म से मल्टीप्लाई होता है। एक ब्रैकेट में तो खाली 3 ही है, 3 को n से मल्टीप्लाई किया तो 3n हो गया।
3n को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 हो गया, +1 को मैंने सीक्वेंस बदल के एंड में लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? 3n -3 + 1, और फिर -3 + 1 बन गया -2, 3n ही रह गया। बात समझ आई? जी जी जी, ऑर्डर रिवर्स कर दिया था इसलिए कंफ्यूजन हुई, वो तो इसलिए कि मैंने 3n को पहले दिखाना था इसलिए, लेकिन चले सही है, सवाल पूछ लिया, कंफ्यूजन क्लियर हो। सही, पूछ लिया करें, बिला झिझक सवाल पूछ लिया करें। अच्छा देखें, यहाँ 10 है, यहाँ 16 है, यहाँ 22 है, यहाँ 28 है, तो आपको नजर आ रहा है कि मुसलसल जो है कुछ प्लस होता हुआ नजर आ रहा है। तो 10 के बाद आपने कहा 16, 16 के बाद आपने कहा 22, 22 के बाद 28 का आपने कहा, ये तो कॉमन डिफरेंस नजर आ रहा है। कोई भी दो टर्म्स उठा लें आपको डिफरेंस 6 ही मिलेगा। इनको उठा लें, इनको उठा लें, आपको डिफरेंस 6 ही मिलेगा। जब डिफरेंस आपको सेम मिल रहा हो तो आप समझ जाएं कि ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है ये। कॉमन डिफरेंसेस इस ये मतलब टाइप नंबर 1 है, जो कि अरिथमेटिक सीक्वेंस या लीनियर सीक्वेंस भी कही जाती है। तो अब आपको इसका टर्म निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इट्स a + n-1 टाइम्स d। अब आप बताएं a क्या है, तो आपको पता है द फर्स्ट टर्म इज 10, a की जगह आ गया 10। आपको पता है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए किसी भी अगले में से पिछला माइनस करते हैं, तो 16 - 10 कर दिया तो इट इज 6। जनरल टर्म निकालना था a + n-1 d, a की जगह 10, d की जगह 6। 6 को मल्टीप्लाई करें 6n - 6, तो 10 + 6n - 6, और फिर मैंने क्या किया, 6n को रहने दिया, साइन पीछे वाली फॉलो होती है, +10 - 6 हो गया 10 - 6 4, ये बन गया 6n + 4। पहला पार्ट हो गया nth टर्म। अगले पार्ट में कह रहा था द nth टर्म इज 364। अब देखें, ऑब्जर्व करें कि n की वैल्यू नहीं दी हुई, बल्कि आपको टर्म दिया हुआ है और आपको पोजीशन का पता लगाना है कि कौन सी पोजीशन पे ये 364 लाई करता है। तो आपने आपको nth टर्म दिया हुआ है, जब nth टर्म दिया हो तो वो tn की जगह रखा जाता है। जब n की वैल्यू दी जाए तो वो n की जगह रखी जाती है, और जब आपको टर्म दिया जाए, कोई स्पेसिफिक टर्म दिया जाए और पोजीशन पूछी जाए, तो आप टर्म tn की जगह पे टर्म रखते हैं। यहाँ 364 tn की जगह रखा जाएगा, तो 6n + 4 = 364, tn की जगह रखा, तो 6n + 4 = 364। कैलकुलेशन कर लें, 4 माइनस होगा 360, 360/6 करेंगे 860, n = 60। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर हम देखें, तो मैंने सिर्फ nth टर्म निकालने का कहा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 30, 24, फिर 18 और 12। अब आप बच्चों की गलती क्या होती है, अच्छा कॉमन डिफरेंस निकालना है, चलो भाई कोई भी दो टर्म माइनस कंसेक्यूटिव माइनस कर दो, तो बच्चा 30 - 24 कर देता है, या 24 - 18 कर देता है। जल्दबाजी में वो बड़े में से छोटा माइनस करता है। मैंने आपको ये बात बता दी कि जल्दबाजी नहीं करनी। कमी आ रही है तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव दिखना चाहिए, इंक्रीज हो रहा है तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आना चाहिए, या डिक्रीज हो रहा है तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव नजर आना चाहिए। सही है? तो डिक्रीजिंग के केस में कॉमन डिफरेंस नेगेटिव, इंक्रीजिंग के केस में कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव। यहाँ क्योंकि डिक्रीज है, लिहाजा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होना चाहिए। उसका मैंने फॉर्मूला भी बताया कि अगर कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाते हैं तो अगले में से पिछला माइनस करेंगे, तो 24 में से 30 को माइनस करेंगे, 24 - 30 इज -6, 18 - 24 इज -6, 12 - 18 इज -6, तो -6 आ रहा है। सही है? तो फर्स्ट टर्म क्या है सीक्वेंस का, इट्स 30, कॉमन डिफरेंस इज -6, फॉर्मूला इज a + n - 1 d, a की जगह पे 30, d की जगह पे -6, मल्टीप्लाई करें -6 को n - 1 से, तो -6n + 6 हो गया, और यहाँ 30 है, और 30 और 6 मिलके 36 हो गए, 36 - 6n, ये आपका n टर्म आ गया। बाकी n की वैल्यू आएगी तो टर्म आ जाएगा, टर्म होगा तो n की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह बाकी जैसे बताया था आपको उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा। ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने कवर कर दिए हैं। ये तीनों एग्जाम्पल्स टाइप नंबर 1 सीक्वेंस के हैं, जो मैंने इस वक्त आपके सामने रखी हुई है। इसमें मुझे आप बता दें कि इस हवाले से जो है, क्या आपको कोई कन्फ्यूजन है, या ये तीनों एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से समझ आ चुके हैं? एक्नॉलेजमेंट देंगे तो आगे बढ़ूंगा, वरना कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
अच्छा जी, चलें, यहाँ तक हमारा मामला क्लियर हो गया। हमने टाइप नंबर 1 जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस को देख लिया है। अरिथमेटिक सीक्वेंस फर्स्ट लेवल कॉमन डिफरेंस को हमने जो है इसका एंथरम निकालना सीख लिया है। सेकंड सीक्वेंस की तरफ बढ़ते हैं, और वो सीक्वेंस का नाम है सेकंड लेवल कॉमन डिफरेंस, और क्वाड्रेटिक सीक्वेंस होती है। अगर लीनियर सीक्वेंस होती है, इसका मतलब वो फर्स्ट लेवल कॉमन डिफरेंस वाली, जिसको अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहा जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ए एन प्लस बी फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी है ना, तो यहाँ पर जो जनरल फॉर्म आपको नजर आती है इसकी nth टर्म की, दैट इज ए एन प्लस बी। ये ए एन प्लस बी फॉर्म में होती है लीनियर सीक्वेंस, और जो ये सीक्वेंस है ये ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी फॉर्म में होती है। सही है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, मतलब सेकंड लेवल कॉमन डिफरेंस से क्या मुराद है। तो इसका भी मतलब बताता हूँ। अच्छा, ये याद रखें, जो क्वाड्रेटिक, ये जो सेकंड लेवल कॉमन डिफरेंस वाली सीक्वेंस होती है, इसका जो एक्सप्रेशन आता है nth टर्म, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। क्यों उसके नाम लीनियर सीक्वेंस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या जो फर्स्ट लेवल कॉमन डिफरेंस है, इसमें जब मैं nth टर्म निकालता हूँ तो वो एक लीनियर प्रोग्रेशन। लीनियर का मतलब हमें पता है ना, हमने पढ़ा था ना लीनियर, हमने ग्राफ्स ऑफ फंक्शन में हर किस्म का ग्राफ पढ़ा है। तो लीनियर क्या होता है, इसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। जैसे हम एम एक्स प्लस सी पढ़ते थे, एक्स की पावर 1 वाला जो इक्वेशन था वो लीनियर इक्वेशन था, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। लीनियर इक्वेशन क्यों कहते थे, क्योंकि एक्स की पावर 1 थी। तो यहाँ एक्स की जगह पे एन है, एन की पावर अगर 1 है तो वो लीनियर सीक्वेंस है। और जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम पढ़ते थे, जिसको हम फैक्टराइज करते थे, मिडिल नंबर ब्रेकिंग करते थे, फैक्टराइज करने का मतलब मिडिल नंबर ब्रेकिंग ही होता है अगर 3 टर्म्स है तो, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते थे, या कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में करते थे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज करते थे। वो कौन सी सीक्वेंस, वो कौन सा एक्सप्रेशन था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था। क्यों, क्योंकि वो ये था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। अब यहाँ पर जो है, क्योंकि nth टर्म की बात हो रही है, तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी है, एक्स की जगह पे एन आ गया, बाकी सब तरतीब वही है। तो सेकंड लेवल कॉमन डिफरेंस वाली जो सीक्वेंस होती है, इसका आंसर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, लिहाजा ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस कहलाती है। अच्छा, इसको सेकंड लेवल कॉमन डिफरेंस क्यों कह रहे हैं ये भी समझ लें, फिर इसका फॉर्मूला देख लेते हैं nth टर्म का। इसको सेकंड लेवल कॉमन डिफरेंस इसलिए कहा जाता है, क्योंकि अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल तो उसके थे, चौथा एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। क्योंकि अगर मैं इसका एग्जाम्पल 4 आपके सामने रखता हूँ, तो यहाँ से आपको एक बात समझ आती है कि यार, ये जो आपको सीक्वेंस नजर आ रही है 1 4 8 13 19, इसमें आपको, अगर मैं यहाँ अलग से लिखकर मैंने लिखा हुआ है 1 4 8 13 19, तो अगर आप ये बात नोट करें तो 1 और 4 में आपको कितना डिफरेंस नजर आ रहा है, 3 का डिफरेंस नजर आ रहा है। 4 और 8 में कितना डिफरेंस नजर आ रहा है, 4 का नजर आ रहा है। 8 और 13 में कितना डिफरेंस है भाई, 5 का डिफरेंस है, क्योंकि 5 का इंक्रीज आ रहा है। तो अगले में से पिछला माइनस करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि कॉमन डिफरेंस सॉरी डिफरेंस 5 है। फिर 13 और 19 में डिफरेंस 6 है। अब आप देख रहे हो कि यार, यहाँ जो पहली लाइन है ना, ये जो पहली लाइन आपको नजर आ रही है ना, इसका डिफरेंस जब मैंने देखा तो वो कॉमन नहीं है। तो फर्स्ट लेवल पर डिफरेंस कॉमन नहीं है। लेकिन अगर एक बात नोट करो कि ये जो आपका पहली जो ओरिजिनल सीक्वेंस आपको दी हुई है, उसके जो डिफरेंसेस आए हैं, उन डिफरेंसेस का डिफरेंस कॉमन है। 1 और 4 के दरमियान जो डिफरेंस था 3 था, 4 और 8 के दरमियान डिफरेंस था 4, इसी तरह यहाँ डिफरेंस था 5, यहाँ डिफरेंस था 6। अभी जो डिफरेंसेस आ चुके हैं 3 4 5 6, इन डिफरेंसेस का डिफरेंस जब निकालो, इन डिफरेंसेस का डिफरेंस जब निकालो, तो क्या वो कॉमन हो रहा है। तो पहले लेवल पे कॉमन डिफरेंस नहीं था, लेकिन जब डिफरेंसेस का, जब मैंने सेकंड लेवल पर आकर देखा, सेकंड लेवल वाली जो जो सेकंड जो लेवल था, ये बेसिकली ओरिजिनल सीक्वेंस नहीं थी, ये डिफरेंसेस की सीक्वेंस एक बन गई थी। तो जो डिफरेंसेस की सीक्वेंस बन गई थी, दैट इज 3 4 5 6। 3 4 5 6 आपकी डिफरेंसेस की सीक्वेंस बन गई थी। सही है। तो जो डिफरेंसेस की सीक्वेंस आपको नजर आ रही है इस वक्त, इसका जो डिफरेंस देखा जाए तो ये कॉमन डिफरेंस बन रहा है। तो इसका मतलब पहले लेवल पे डिफरेंस कॉमन नहीं था, बट ये सेकंड लेवल है, जब इसका डिफरेंस देखा तो इसका डिफरेंस कॉमन था। तो इसे सेकंड लेवल कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेकंड लेवल कॉमन डिफरेंस। तो 3 और 4 के दरमियान डिफरेंस 1, 4 और 5 के दरमियान डिफरेंस 1, 5 और 6 के दरमियान में डिफरेंस 1। तो अगर पहली जो लाइन है जो ओरिजिनल सीक्वेंस दी हुई है, अगर उसमें डिफरेंस कॉमन नहीं है, तो फिर उसके जो डिफरेंसेस आए हैं उसको नोट करें, और ये देखें कि क्या ये जो डिफरेंसेस आए हैं
क्या ये जो सीक्वेंस बना रहे हैं जिनके डिफरेंसेस, क्या इसका डिफरेंस कॉमन है? तो जब डिफरेंसेस का जो डिफरेंस है अगर वो कॉमन है तो इसका मतलब ये सेकंड लेवल कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस जो है उसमें सेकंड लेवल पर आकर कॉमन डिफरेंस आता है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या है ये भी देख लेते हैं। तो याद रखें जो फर्स्ट लेवल कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला था वो था a+n-1d। उसी की कंटिन्यूएशन है यहाँ पर। पहला हिस्सा तो वही हो गया जो अभी हमने याद किया, a+n-1d, पहला हिस्सा वही हो गया। अच्छा, उसमें क्या, लेकिन बस d की जगह d1 आ गया। a+n-1d था तो a+n-1d1 हो गया। ये चेंज d की जगह d1 आ गया। अब d1 d2 क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो d की जगह d1 आ गया। अच्छा, आगे क्या आया, n प्लस, प्लस के बाद क्या आया, n-1 भी आया। n-1 के साथ n-2 भी आ गया, जो n-1 पहले लिखा था वो भी आया। उसके अलावा n-2 आया। और d1 की जगह पहले डिफरेंस 1 ले रहे थे, अब डिफरेंस 2 लिया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया हमने, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो a+n-1d1 प्लस n-1 तो ये आपके पास जो है वो nth टर्म का फॉर्मूला आ गया। nth टर्म का फॉर्मूला किसका आ गया, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का या सेकंड लेवल कॉमन डिफरेंस का। तो अब आपको ये खुद ऑब्जर्व करना होगा कि जो आपको सामने सीक्वेंस आ रही है क्या वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है यानी कि फर्स्ट लेवल कॉमन डिफरेंस वाली है, या वो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, मतलब या हाँ अरिथमेटिक सीक्वेंस है या लीनियर सीक्वेंस है, या फर्स्ट लेवल कॉमन डिफरेंस वाली है, जो भी कह लें उसको, या फिर वो सेकंड लेवल कॉमन डिफरेंस वाली सीक्वेंस है जिसका आंसर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा, इसलिए उसको क्वाड्रेटिक सीक्वेंस भी कहा जाता है। तो ये आपको खुद देखकर डिसाइड करना पड़ेगा। सही है, ये आपको खुद ही देखकर डिसाइड करना होगा कि क्या बनेगा, क्या बन रही है सीक्वेंस। उसी उसी के मुताबिक जो सीक्वेंस गिवन होगी उसी के मुताबिक आपने पिक करके फिर फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ अगर आप देखें तो उसने मुझे पहली लाइन में कहा राइट डाउन द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन द सीक्वेंस। तो मैंने क्या फॉलो किया, मैंने कहा पहले +3 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर +5 हुआ, फिर +6 हुआ। तो अब 19 से अगला टर्म लाने के लिए क्या करना होगा, मैंने कहा +7 करना होगा। तो 19 + 7 26 हो गया। फिर 26 से अगला टर्म लाने के लिए क्या करना होगा, हमने कहा +8 करना होगा। फिर हमने कहा भाई थर्ड इससे अगला टर्म लाने के लिए क्या करना होगा, हमने कहा +9 करना होगा। तो 19 + 7 26, 26 + 8 34, एंड 34 + 9 इज 43। तो इस तरह से हमने अगले 3 टर्म्स निकाल लिए, 26, 34 एंड 43। ट्रेंड को चेक किया कि एक एक बढ़ रहा है, तो हमने जो नंबर पहले प्लस हुआ था उससे उसको एक 1 से बढ़ाया और फिर उतना नंबर प्लस कर दिया। पहली लाइन तो आसान हो गई। जनरल टर्म इन टर्म्स ऑफ एन जो निकालना है उसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने रख दिया। उसका फॉर्मूला क्या है भाई, वो भी देख लेते हैं। फॉर्मूला तो देख लिया, अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर d1 d2 इस्तेमाल किया था। पहले फॉर्मूला एक दफा फिर देख लें, a+n-1d1 प्लस n-1 n-2 d2 अपॉन टू याद रखें, सिर्फ इससे डिवाइड हो रहा है। सही है, तो a+n-1d1 प्लस n-1 n-2 d2 अब ये जहन में ये रखना है, क्या कह रहा था, हाँ जहन में ये रखना है कि ये जो लेटर पार्ट है इसमें जो d2 है और ये जो d1 है इनमें क्या फर्क। याद रखें जो d1 है ना इसका फिक्स फॉर्मूला है t2 - t1। मतलब जो सीक्वेंस के पहले 2 टर्म्स है ना उससे जो डिफरेंस आ रहा है ना वो डिफरेंस 1। जो हमने अभी पहली सीक्वेंस देखी थी अरिथमेटिक सीक्वेंस, उसमें आप किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेते थे वो सेम आता था, लेकिन यहाँ पर किसी भी 2 टर्म्स का डिफरेंस नहीं ले सकते। अगर आपको d1 लेना है तो पहले 2 टर्म्स का डिफरेंस लेना होगा। फिक्स फॉर्मूला t3 - t2 नहीं है, t4 - t3 नहीं है, t2 - t1, पहले 2 टर्म्स लेने। तो d1 निकालने के लिए फॉर्मूला होगा t2 - t1, मतलब यहाँ पर 4 - 1 विच इज 3। तो d1 इज 4 - 1 विच इज 3। अच्छा, d2 क्या है, तो d2 इज द डिफरेंस ऑफ डिफरेंसेस। मतलब पहली लाइन जो ओरिजिनल सीक्वेंस थी उनमें जो डिफरेंसेस हैं वो तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो सेकंड लाइन है जो एक पैटर्न बना रही है उनका डिफरेंस देखा जाए तो उनका डिफरेंस तो कॉमन है। तो जो उनका डिफरेंस है वो हमारा d2 है। इसलिए मैंने रेड किया है कि d1 निकालने के लिए आप इन दो को लेंगे और इनके थ्रू जो आपके पास डिफरेंस आएगा ये आपका d1 होगा।
और फिर ये जो पूरी लाइन आपको नजर आ रही है, इस पूरी लाइन में आप देखेंगे तो इस सेकंड लेवल का जो डिफरेंस है वो कॉमन है और वो है 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 है, देख लें। 4 - 3 कर लें तो भी 1, 5 - 4 कर लें तो भी 1, 6 - 5 कर लें तो भी 1। तो इस यहाँ बेसिकली डिफरेंस ऑफ डिफरेंसेस, जो डिफरेंसेस आपको नजर आ रहे हैं 3, 4, 5, 6, इन डिफरेंसेस का जो डिफरेंस है वो कॉमन है, एंड दैट इज 1। तो ये 1 हमारा D2 हो जाएगा। तो T2 - T1 से D1 आ जाएगा। और इस पूरी जो पहली लाइन है, उस पहली लाइन को देखते हुए जो हमने डिफरेंसेस निकाले, उन डिफरेंसेस का जो डिफरेंस आया वो हमारा D2 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने रेड किया हुआ है, D2 हमारा 1 है और D1 हमारा 3। अच्छा, फॉर्मूला पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ थोड़ी सी अलजेब्रिक कैलकुलेशन भी होती है, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन भी होती है। अगर इसने आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मांगा है तो फिर उसको थोड़ी वर्किंग करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में देंगे तो उसको थोड़ी सी मार्क्स भी मिलेंगे, जाहिर सी बात है, और थोड़ी सी मेहनत भी होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो A+n - 1 D1 है। तो ए की जगह पे क्या आ गया भाई? 1 आ गया। क्यों 1 आ गया? क्योंकि आपने देखा था कि सीक्वेंस का पहला टर्म 1 है। ए तो आपको पता है सीक्वेंस का पहला टर्म ही है। तो सीक्वेंस है, ओरिजिनल सीक्वेंस दी हुई है, उसका पहला टर्म ए है। तो ए इज 1, ए की जगह आ गया 1। D1 आपको पता है फिक्स हो चुका है यहाँ पर, T2 - T1 विच इज 3। और D2 जो है वो 1 आया था, वो मैंने आपको बता दिया था। तो A+n - 1 D1 +n - 1 n - 2 D2/2। यहाँ फॉर्मूला में फिक्स्ड है अपॉन 2, और यहाँ D2 आएगा, और D2 आपको पता है 1 है। तो ए की जगह पे 1, n - 1 एज इट इज रहा, D1 की जगह 3, n - 1 n - 2 एज इट इज रहा, D2 की जगह पे 1 और 2 एज इट इज रहा। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन कर लें तो आपको पता है n - 1 n - 2 और 1 तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। अब 1 से तो मल्टीप्लाई करके कोई चेंज आता नहीं, तो अब उसको छोड़ भी सकते हैं। n - 1 n - 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो n को आप n से भी करें और -2 से भी करें। तो n को n - 2 से करेंगे तो इट्स n² - 2n, n² - 2n। और -1 को n - 2 से करेंगे तो -n+2। तो ये n² - 3n+2/2 हो गया, n² - 3n+2/2 हो गया। और जब 2 को मैंने एलसीएम ले लिया तो ये तो n² - 3n+2 हो गया, लेकिन जब n एलसीएम लिया तो 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया, 3n से मल्टीप्लाई हुआ तो 6n हो गया, -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6 हो गया। तो 2 + 6n - 6 + n² - 3n+2/2। अब सिंप्लीफाई अगर आप कर लें तो n² एक ही है, वो पहले आ गया। 6n - 3n को एक साथ कर लेंगे तो +3n आ गया। 2 - 6 + 2 कर लेंगे तो 2 - 6, या 2 + 2 4, 4 - 6 -2 आ गया। तो ये नंबर्स अलग कर लिए तो -2 आ गया, n वाले अलग कर लिए तो +3n आ गया, n² वाला तो एक ही था और अपॉन 2 आ गया। अब अगर किसी फैक्टराइज फॉर्म में मांगा है, मतलब मिसाल है इस फॉर्म में मांगा है फैक्टराइज फॉर्म में, तो फिर n² + 3n - 2 को हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, अगर अगर वो कहता है किसी फॉर्म में करने का। तो जैसे क्या यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो रही है? नहीं, यहाँ पर हो भी नहीं सकती, क्योंकि -2 -1 +2 + 1 लेंगे माइनस नहीं आएगा। हाँ, यहाँ फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। अगर हो सकती होती तो फिर वो फैक्टराइज फॉर्म में भी मांग सकता था, वरना वो इसी इसी फॉर्म में हमें देना होगा। तो मुझे बताएं एग्जाम्पल नंबर 4 जो मैंने आपके सामने रखा है, जिसके अंदर अभी हमने ये वाली चीज़ कवर की है इस वक्त। क्या ये एग्जाम्पल नंबर 4 जो है जिसमें मैंने सेकेंड लेवल कॉमन डिफरेंस को, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस को कवर किया है, क्या इसका nth टर्म किस नाम ने अप्लाई किया है? क्या सबको समझ आ गया है? हाउ देयर इज 3n, 3n, ये 3n, ये वाला 3n की बात कर रहे हैं अहमद अली? 3n कैसे आया? सही, +6n और -3n।
तो 6 - 3 इज +3। सर इससे ऊपर वाला जो है ना, उसमें -2n था। हाँ यहाँ पर। यस सर। हाँ तो -2n - n कितना हो गया? ओके सर। -3n हो गया। और यहाँ +3n जो है 2 से मल्टीप्लाई हुआ, एलसीएम लेने की वजह से +6n हो गया। तो 6n - 3n हो गया +3n। सही है। यस सर। जी इंसिया, आपने इसका ये वाला फॉर्म मेथड पढ़ा हुआ है जो आप बता रही हो इस वक्त? जी, इसके और भी मेथडोलॉजीज होती हैं, और जो आप मेथडोलॉजी कह रही हो ये भी बिल्कुल वर्क करती है। अभी मेरे जहन में नहीं है, इसलिए मैं ये मेथडोलॉजी, अगर आपने रिसेंटली पढ़ी है तो ये मेथडोलॉजी इस तरह की सिमिलर मैंने पहले पढ़ी हुई है अभी, लेकिन मेरे जहन में नहीं, क्योंकि मैं अरसे से अब यही वाली मेथडोलॉजी करवा रहा हूँ। लेकिन अगर जो मेथडोलॉजी आपने पढ़ी हुई, अगर उस मेथडोलॉजी को भी आप फॉलो करती हो, और अगर आपका आंसर हमेशा सही आ रहा है और आपने रिसेंटली ये मेथडोलॉजी सीखी है, तब इस मेथडोलॉजी को अप्लाई कर सकती। methodologies can differ, no issues. As far as you are comfortable with what you have learned and you are successfully able to apply that, then it's perfectly fine. सही है? अच्छा, तो ये बात हो गई हमारी, क्योंकि एक काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं, तो हम जो तरीके में कंफर्टेबल होते हैं वो हम फॉलो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम उस पर एक अच्छा हाथ साफ कर लें। लेकिन बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मेथोडोलॉजीज बता के स्टूडेंट बॉडी बॉडी कंफ्यूज भी होती है, इसलिए हम हर चीज़ के बहुत ज़्यादा मेथड्स नहीं बताते, ताकि तो इसीलिए मेरी प्रैक्टिस में यही वाला मेथड ज़्यादा बैठा हुआ है। अच्छा, इसके मजीद एग्जाम्पल्स अगर आपके सामने रखूँ, एग्जाम्पल नंबर 5 भी देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अब देखें तो 10, 15, 22, 31, राइट डाउन द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन द सीक्वेंस। तो आप देख सकते हैं 10 और पहली पहली लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लेवल में अगर हम डिफरेंस देखें, फर्स्ट लाइन जो है मेन, उसकी उसमें डिफरेंसेस देखें तो 10 और 15 के दरमियान डिफरेंस है 5, 15 और 22 के दरमियान डिफरेंस है 7, 22 और 31 के दरमियान डिफरेंस है 9। तो आपको कह रहा है नेक्स्ट थ्री टर्म्स बताओ, तो आपको पता है कि पहले 5 ऐड हो रहा था, फिर 7 ऐड हुआ, फिर 9 ऐड हुआ। आपने कहा दो दो से ऐड हो रहा है। आपने कहा 9 में 2 प्लस करो, 11 आ गया, 11 ऐड कर देते हैं। 31 + 11 42। आपने कहा 11 ऐड हुआ है, तो अब 11 में 2 प्लस कर दें 13 हो जाएगा, 42 में 13 प्लस कर दें तो 42 + 13 हो जाएगा 55। तो आपने कहा 13 प्लस हो रहा है, आपने कहा +15 कर देते हैं, +15 कर दिया तो 70 हो गया। तो पहली लाइन में आपको नजर आ रहा है कि डिफरेंस आपका वेरी कर रहा है। अच्छा, आपने दूसरी लाइन देखी, 5, 7, 9, 11, 13, 15, उसके आपने डिफरेंसेस देखे। तो आपने कहा ये जो डिफरेंस आया है, जो जितने डिफरेंसेस आए, इन डिफरेंसेस का डिफरेंस देखा आपने, तो वो आपको नजर आ रहा है कॉमन। वो कितना है? 2, रेड में लिखा हुआ। 5 और 7 के दरमियान 2, 7 9 के दरमियान 2, अगर आगे 11 भी था तो 9 और 11 के दरमियान 2, 11 के बाद 13 था इनके दरमियान 2, 15 था उनके दरमियान 2। तो ये सेकंड लेवल पर आके डिफरेंस कॉमन हो जाता है। सेकंड लेवल पे आके जो डिफरेंस कॉमन होता है, जो कॉमन सेकंड लेवल कॉमन डिफरेंस जिसे हम कह रहे हैं, वो D2 है। सेकंड लेवल पर आके जो डिफरेंस कॉमन हो रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है वो D2 है। और D1 का फॉर्मूला तो फिक्स था, T2 - T1। तो 15 - 10 कर दिया तो D1 आ गया, 15 - 10 कर दिया तो D1 आ गया, विच इज 5। फर्स्ट टर्म सीक्वेंस का 10 है। एक से ज्यादा एग्जांपल्स करने से क्या होता है कि हमें समझ आ रहा होता है, तो एक ही जगह रख देते हैं 10। ये 10 है, लिख दिया मैंने। D1 आपका लिख दिया मैंने 5, 15 - 10, T2 - T1। और D2 मैंने आपको बता दिया कि वो 2 आ रहा है, यहाँ मैंने निकाल के बता दिया। फॉर्मूला था A + n - 1 D1। ए की जगह 10, D1 की जगह 5, और n - 1 n - 2 D2 अपॉन। अच्छा, फिर आप देखें 2 और 2 जो है ये कैंसिल हो गए, और यहाँ 5 को जब मैंने n - 1 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 5n - 5।
और जब मैंने n-1 n-2 को मल्टीप्लाई किया तो इट्स n² - 2n - n+2। अब क्योंकि ये 2 कट चुका था तो यहाँ पर एलसीएम का चक्कर ही नहीं था, तो ये आसानी हो गई। तो पहले सबसे पहले n² वाले जमा करें, n² वाला एक ही है। फिर आप -2n - n+n+5n को देखें, -2n - n - 3n, -3n+5n +2n। फिर आप नंबर को देखें तो 10 - 5 + 2, तो 10 - 5 इज +5 एंड +5 + 2 इज +7। तो ये बन गया n² + 2n+7। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 करवाया था, बिल्कुल उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 5 है, जिसमें मैंने सिर्फ nth टर्म निकालना सिखाया है और उसके अलावा हमने 3 टर्म्स भी लिखे, लेकिन nth टर्म निकालना बुनियादी पर्पस था क्योंकि असल चीज वही लर्न करना है। जी मुझे बताएं, इज इट क्लियर टू एवरीवन? एग्जाम्पल नंबर 5 तो पूछना है तो एग्जाम्पल नंबर 5 के हवाले से पूछ लें। चलें, क्लियर हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 6 जो है उसमें मुझे ये स्किल देनी है कि बाज़ औक़ात हमें कोई सीक्वेंस दी हुई होती है और उस सीक्वेंस को यूज़ करते हुए कोई दूसरी सीक्वेंस निकालनी होती है। मतलब मैंने आपको कहा ना कि ये वो टॉपिक है जिसके अंदर आपको खुद ही कनेक्शंस डिराइव करने होते हैं, कभी आपको फॉर्मूला लगाना होता है, कभी कभार सिर्फ दिमाग भी लग रहा होता है। अगर आपको कोई ऐसी सीक्वेंस नज़र आ जाती है जिसका कोई फॉर्मूला एन टर्म निकालने का नहीं है आपके पास, लेकिन आपको दिमाग लगा के सोचना है, तो फिर कहीं कुछ कनेक्शंस कुछ ना कुछ करके भी आपको एन टर्म निकालना पड़ रहा हो। ये वो टॉपिक है जिसमें हर जगह फॉर्मूला नहीं लगता, बल्कि फॉर्मूला काफ़ी जगह लग रहा होता है, बट कहीं कहीं आपका दिमाग भी लगता है। जैसे यहाँ पर एग्जामिनर इस तरह की अप्रोच अक्सर करता है कि आपको एक सीक्वेंस देता है और उसका एन टर्म भी दे देता है। अगर आप नोटिस करें जो सीक्वेंस इसने जो आपको दी है वो कौन सी सीक्वेंस, +2 +3 +4 +5। आपको नजर आ रहा है कि ये सेकंड लेवल कॉमन डिफरेंस वाली सीक्वेंस है, क्योंकि पहले लेवल पे डिफरेंस कॉमन नहीं है, उसके अगले लेवल पे डिफरेंस कॉमन है 1 का। 1 का तो D2 इसका 1 है और D1 इसका 2 है। लेकिन इसका nth टर्म एग्जामिनर ने दे दिया। कभी ऐसा भी करता है कि कोई सीक्वेंस अगर हमें देता है तो उसका nth टर्म हमें दे देता है। अब क्यों इतना मेहरबान हो रहा है, क्यों दे रहा है? यकीनन उसकी कोई वजह है। जब nth टर्म हमें देता है तो फिर हमें कहता है अनदर सीक्वेंस है 6 10 15, फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अच्छा आप देखें, कहने को तो ये भी सेकंड लेवल कॉमन डिफरेंस वाली सीक्वेंस है जिसमें +4 है, फिर +5 है और फिर डिफरेंसेस का डिफरेंस +1 है अगर ज्यादा टर्म्स दिए हुए हैं तो। लेकिन यहाँ पर हम चाहें तो लंबा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो मैंने आपको सिखाया, सेकंड लेवल कॉमन डिफरेंस क्वाड्रेटिक सीक्वेंस वाला, बट यहाँ जरूरत नहीं। क्योंकि जब एक nth टर्म देकर उसकी बेसिस पर अनदर सीक्वेंस का nth टर्म निकलवाए, तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द what are the similarities between another sequence and the original sequence. Try to compare both the sequences. थोड़ी देर मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया, थोड़ी देर क्लोजली ऑब्जर्व किया, तो मुझे थोड़ी देर में पता चल गया कि जो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म्स हैं वो अनदर सीक्वेंस के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म। मतलब यूं समझ लें कि जो अनदर सीक्वेंस है वो 2 कदम आगे चल रही, 2 कदम आगे चल रही। इसको इस तरह सोचें कि क्रिकेट मैच में एक प्लेयर बड़ा फॉर्म में था, पहली बॉल पे 1 रन बनाया, दूसरी बॉल पे 3 रन बनाए, तीसरी बॉल पे छक्का मार दिया, 6 रन बना लिए। अच्छा बॉल पे तो ज्यादा मुश्किल है, ओवर का कर लेते हैं। पहले ओवर में टीम बहुत फॉर्म में आ रही थी, टीम ने 1 रन बनाया, दूसरे ओवर में 3 रन बनाए, तीसरे ओवर में 6 रन बनाए, चौथे ओवर में 10 रन बनाए, पांचवें ओवर में 15 रन बनाए।
जबकि दूसरी टीम जो है वो पहले ही ओवर से फॉर्म में है, और वो जो परफॉर्मेंस टीम ए थर्ड ओवर में जाके दे रही थी, वही परफॉर्मेंस टीम बी ने फर्स्ट ओवर में दे दी। जो टीम ए ने फोर्थ ओवर में परफॉर्मेंस दी, वो टीम बी ने सेकंड ओवर में परफॉर्मेंस दी। तो इससे पता चल रहा है कि जो सेकंड टीम है ये 2 कदम आगे चल रही। जो काम थर्ड ओवर में हो रहा है वो फर्स्ट ओवर में हो रहा है, जल्दी हो रहा है, जल्दी हो रहा है। तो आगे हम उसको कहते हैं जो जल्दी काम कर रहा है। दो दो लोग काम कर रहे हैं। टीचर ने कहा क्लास वर्क में 5 क्वेश्चंस में देती हूँ, करो। एक बच्चा 3 क्वेश्चन कर पाता है जितनी देर में, उतनी देर में दूसरा बच्चा 5 सवाल कर लेता है। हम कहते हैं यार ये बच्चा आगे। तो आप देखें कि जो चीज थर्ड टर्म में जाके अचीव हो रही है वो फर्स्ट टर्म में ही हासिल हो रही है अनदर सीक्वेंस। इसका मतलब ये वाली सीक्वेंस आगे है। तो ऊपर वाले के nth टर्म में जब मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ ना, तो मुझे 1 मिलेगा। रख के देखें पहला टर्म निकालने के लिए। तो 1 + 1 2, 2 2 कटा तो 1 बचा। तो इसका मतलब n की जगह 1 रखूंगा तो 1 आएगा। अब मुझे एक ऐसी सीक्वेंस चाहिए जो इसी तरह की हो, लेकिन जिसमें जब मैं n की जगह 1 रखूँ ना, तो मुझे 1 ना मिले, मुझे 6 मिले। जैसे यहाँ मैंने फर्स्ट टर्म निकालने की कोशिश की तो मुझे 1 मिला ना। मुझे इसी तरह की एक सीक्वेंस चाहिए, इसी तरह का एक nth टर्म चाहिए, जिसमें जब मैं n की वैल्यू रखूं तो मुझे डायरेक्ट पहली n1 डालने पर ही 6 मिल जाए। तो ऐसी सीक्वेंस, ऐसा nth टर्म चाहिए जो 2 कदम आगे ले जाए डायरेक्ट। तो ऐसे केसेस में व्हेन वी कंपेयर एंड वी फाइंड आउट कि जो अनदर सीक्वेंस है वो 2 कदम आगे है, तो इसका तरीका ये होता है कि जो पहली सीक्वेंस दी हुई है, पहली सीक्वेंस का जो ओरिजिनल सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है, उस ओरिजिनल सीक्वेंस के nth टर्म में n की जगह पे जहां जहां n है वहां वहां n+2 रिप्लेस कर दें। रिप्लेस n with n+2। wherever you see n, just replace n+2। क्योंकि ये अनदर सीक्वेंस 2 कदम आगे है, लिहाजा हर n की जगह n+2। 3 कदम आगे होती तो n की जगह n+3। 1 कदम आगे होती तो n की जगह n+1। अच्छा, अगली सीक्वेंस पीछे होती 1 कदम। जैसे मिसाल है, ये सीक्वेंस 10 15 से शुरू हो रही है और इसका एंड टर्म दिया हुआ है, और ये वाली सीक्वेंस इससे एक पहले से शुरू हो रही है, 6 10 15 से शुरू हो रही है, 1 कदम पीछे है। तो यहाँ पर एन टर्म की जगह जब 1 रखता तो मैं 10 आ रहा था, लेकिन अब मुझे एक ऐसी सीक्वेंस चाहिए इसमें एन की जगह 1 रखूँ तो मुझे 10 ना मिले बल्कि कम मिले, 6 मिले। यकीनन फिर एन एन में कुछ कमी आनी चाहिए। तो फिर उस केस में हर एन को n-1 से रिप्लेस करूँ। 1 कदम पीछे होगी तो एन एन रिप्लेस होगा n-1 से। 1 कदम पीछे है तो माइनस करना होगा एन में और रिप्लेस करना होगा। और अगर कुछ कदम आगे है तो एन में हम प्लस करना होगा और फिर रिप्लेस करना होगा। यहाँ पर क्योंकि 2 कदम आगे है तो एन की जगह n+2 रिप्लेस कर दिया। लिहाजा जितने भी एन है उनकी जगह n+2 आएगा, तो इस एन की जगह भी n+2 आ गया और इस एन की जगह भी n+2 आ गया। तो +1 अपनी जगह रहेगा, हाफ अपनी जगह रहेगा। ये एन जिसको मैंने अंडरलाइन किया है इसकी जगह n+2 आ जाएगा। दूसरा एन जो मैंने अंडरलाइन किया है इसकी जगह भी n+2 आ जाएगा। हाफ अपनी जगह कॉपी होगा और +1 भी अपनी जगह पे कॉपी होगा। तो हाफ की जगह पे हाफ आ गया, n+2 की जगह पे n+2 आ गया और n+2+1 n+3 बना। सब चेक करना चाहते हैं कि क्या मैंने ये सीक्वेंस सही निकाली है या नहीं, तो आपकी ये वो nth टर्म है जो आपको ये टर्म्स देने के काबिल है। आपने कहा मुझे पहला टर्म ढूंढना है, मैं चेक करता हूँ कि 6 आ रहा है या नहीं। तो n की जगह 1 रख के देखें। तो हाफ ऑफ 1+2 एंड 1+3, 1+3 4 है, 1+2 3 है और 1/2 है। 3 4 are 12, 12/2 is 6। yes, we got 6। n की जगह 2 रख के देखें। तो 2 + 2 4,
2 + 3 5 और यहाँ पर हाफ, तो half of 4 is 2, 2 5s are 10. Yes, we have got 10. इसी तरह 10 और 15 में अगर हम देखें, 10 और 15 में अगर हम देखें, सॉरी क्या कह रहा था, 15 का निकालने का देखें, 3 रख के देख लें तो आपका 15 आएगा। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव गॉट द राइट nth टर्म। डाल के देख लिया, n1 डाला तो 6 आ रहा है, n2 डाला तो 10 आ रहा है, कैलकुलेशन करके बता भी दिया आपको। एग्जाम्पल नंबर 6 ने हमें ये सिखाया कि अगर एक सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है और नई सीक्वेंस का nth टर्म मांगा है, उसकी बेसिस पर तो हम कंपैरिजन करेंगे एंड विल सी ये क्या हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू give the new nth term without any detailed calculation. So over here we just have to use our mind and brain, and we have to act quickly rather than, कहते ना, smart work is better than hard work. यहाँ smartness चाहिए। Yes, we are done with example number 6. Acknowledge करें, is it clear to everyone? चलें, ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद एक थर्ड और मजीद सीक्वेंसेस हैं, लेकिन एक क्यूबिक सीक्वेंस है, तो थर्ड लेवल कॉमन डिफरेंस वाली सीक्वेंस है। nth टर्म भी इसको फॉर्मूला फॉर nth टर्म और क्यूबिक सीक्वेंसेस, क्यूबिक सीक्वेंस है ये, एंड दिस इज थर्ड लेवल कॉमन डिफरेंस। थर्ड लेवल कॉमन डिफरेंस, सही है। तो जो nth फॉर्मूला फॉर nth टर्म है क्यूबिक सीक्वेंस, वो थर्ड लेवल कॉमन डिफरेंस, ये हमने ओ लेवल्स में इसका सवाल नहीं देखा। हालांकि हमारा जो सिलेबस आउटलाइन है उसके अंदर उसने क्यूबिक सीक्वेंसेस का भी जिक्र किया हुआ है, ओ लेवल के सिलेबस में भी। बट टेस्टिंग हमने क्वाड्रेटिक तक देखी है, क्यूबिक की नहीं देखी है। बट आईजीसीएसई में हमें क्यूबिक की सीक्वेंसेस, क्यूबिक सीक्वेंस की अकरेंस नजर आती है, और ओ लेवल में भी कभी भी आ सकती है क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। लिहाजा दिस इज वैलिड फॉर बोथ ओ लेवल एंड आईजीसीएसई, बट जो अकरेंस है, जो मैं बता रहा हूँ कि पॉपुलैरिटी जहाँ पर है वो आईजीसीएसई है, सही है। तो हम इसको सीखते हैं। तो सीक्वेंस थर्ड लेवल कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, क्यूबिक सीक्वेंस निकालने के लिए मजीद इजाफा, a+n-1 d1 n-1 n-2 d2/2, ये वाला मामला हमने सेकंड लेवल कॉमन डिफरेंस में देखा था। तो ये एज इट इज वही फॉर्मूला हो गया, इसमें इजाफा हो गया। वो इजाफा क्या है कि प्लस लिखने के बाद n-1 n-2 एज इट इज लिखें, बट अब n-3 लिखेंगे, और d2 की जगह अब d3 आ जाएगा, और नीचे 6 आएगा, 6। असल में ये एक मैथ्स का एक टर्मिनोलॉजी होती है, फैक्टोरियल। तो यहाँ 2 फैक्टोरियल आना था और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल आना था। अब ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्योंकि आप लोग नहीं जानते, तो 2 फैक्टोरियल कैलकुलेशन के बाद 2 बनता है, जबकि 3 फैक्टोरियल कैलकुलेशन के बाद 6 बनता है। बिकॉज फैक्टोरियल इज नॉट योर गेम, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं उसको वो नहीं चीज़ लिख रहा, मैं डायरेक्ट उसका सिंप्लीफाइड वर्जन, फाइनल वर्जन लिख रहा। दैट इज वाई, क्योंकि हैरानी हो सकती है सर यहाँ 2 है तो यहाँ 3 क्यों नहीं है, यहाँ 6 क्यों है, क्योंकि वो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल था, सिंप्लीफाई हो गया 2 और 6 का। ओवर हियर यू आर गोइंग टू टेक 6 एंड नॉट 3। तो ये फर्स्ट लेवल कॉमन डिफरेंस में फॉर्मूला देखा था, फिर ये पूरा मिला के सेकंड लेवल, लेकिन फर्स्ट D1 नहीं था, D था फर्स्ट लेवल कॉमन डिफरेंस में। तो फिर जब फर्स्ट लेवल कॉमन डिफरेंस वाली चीज़ को कॉपी किया तो यहाँ D की जगह D1 हो गया, और फिर पूरा ये सेकंड लेवल कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया। और फिर एज इट इज कॉपी करते हुए थर्ड लेवल कॉमन डिफरेंस में ये चीज़ का इजाफा हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है, थर्ड लेवल कॉमन डिफरेंस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें थर्ड लेवल पर आके डिफरेंस कॉमन होता है, इसमें थर्ड लेवल पर आके डिफरेंस कॉमन होता है। तो जब डिफरेंस थर्ड लेवल पर आके कॉमन हो रहा है तो फिर इसलिए इसको थर्ड लेवल कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं, हमें बात समझ आ जाएगी। फर्स्ट टर्म तो आपको पता है, ये मैंने हाईलाइट किया है, सीक्वेंस है -1 0 7 26 60। ये एक सीक्वेंस का एग्जांपल मैंने लिया है, अब मैं आपके सामने अप्लाई करके बता। तो -1 0 7 26 63, हमने कहा पहले इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म ए होता है,
ए आपका -1 हो गया, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, मैंने लिख दिया कि ए इज़ -1। अच्छा, फिर आप देखें डिफरेंस, पहली लाइन जो आपको नजर आ रही है, इसके डिफरेंसेस देखें। तो -1 और 0 का डिफरेंस, आप 0 माइनस -1 करें, अगले में से पिछला माइनस करते हैं, आपको पता है, तो ये +1 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ 1 है। फिर 0 और 7 डिफरेंस लेंगे, 7 माइनस 0 करेंगे 7, 26 माइनस 7 करेंगे 19, 63 माइनस 26 करेंगे 37। आपको नजर आ रहा है, जो पहली लाइन थी उसका डिफरेंसेस आपने निकाली। अभी जो पहली लाइन के बाद जो डिफरेंसेस आए हैं, अब इनका डिफरेंस ले लें। तो ये सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन का डिफरेंस देख लें। सेकंड लाइन का डिफरेंस देखा तो अगेन आपको नजर आ रहा है कि ये डिफरेंसेस कॉमन नहीं है। सेकंड लेवल पे जो डिफरेंसेस आए हैं वो भी कॉमन नहीं है। 1 और 7 का डिफरेंस है 6, 7 और 19 का डिफरेंस है 12, 19 और 37 का डिफरेंस है 18। तो आपको डिफरेंस ऑफ डिफरेंसेस जो नजर आ रहा है वो 6, 12, 18 है। साहब ये 6, 12, 18 का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो ये एक लाइन थी, पहली लाइन थी, फर्स्ट लेवल कॉमन डिफरेंस नहीं था। सेकंड लाइन थी, उसमें भी कॉमन डिफरेंस नहीं था। अब जो थर्ड लाइन है, जब इसके डिफरेंसेस निकाले, तो थर्ड लेवल पे जब हमने डिफरेंसेस निकाले तो हमारे डिफरेंसेस आए 6, 6, 6। इसका मतलब पता चला थर्ड लेवल के जो डिफरेंसेस हैं, थर्ड लेवल में जो नंबर्स आए हैं, जो डिफरेंसेस हैं बेसिकली, उनके डिफरेंसेस को देखा जाए तो वो कांस्टेंट। तो थर्ड लेवल पे जाके मामला बैठ रहा है, दिस इज द थर्ड लेवल। पहली लाइन थी, डिफरेंसेस कॉमन नहीं थे। सेकंड लाइन थी, डिफरेंसेस अभी भी कॉमन नहीं है। थर्ड लाइन है, थर्ड लेवल है, उस पर आके डिफरेंसेस कॉमन, और वो है 6। अच्छा, अब ए क्या है पहला टर्म सीक्वेंस का? -1। अच्छा, अब जो T2 माइनस T1 है, आपको पता है वो D1 है। मतलब जो फर्स्ट लेवल पे हमने डिफरेंसेस निकाले, कॉमन तो नहीं था, लेकिन जो सबसे पहला डिफरेंस आया हुआ है वो हमारा D1 हो गया। सेकेंड लेवल पे हमने जब देखा, सेकेंड लेवल पे जो सेकेंड लेवल पे डिफरेंसेस निकाले, तो वो भी कॉमन नहीं थे, लेकिन उन तमाम डिफरेंसेस में जो सबसे पहला डिफरेंस था वो D2 बन गया। जैसे यहाँ पर हम सबसे पहला नंबर D1 बना लेते हैं T2 माइनस T1 से, इसी तरह यहाँ भी हम T2 माइनस, नहीं सॉरी, T2 माइनस T1 करके जो आया था उसको हम D1 मान लेते हैं। इसी तरह जो हम T2 माइनस T1 यहाँ करेंगे 7 माइनस 1, तो ये जो आएगा ये D2 हो जाएगा। तो अब यहाँ D1 का फॉर्मूला फिक्स हो गया, D2 का भी फिक्स हो गया, और D3 तो आपको पता है सारे ही सही है, क्योंकि थर्ड लेवल पे तो आगे डिफरेंस कॉमन ही हो गया था, तो आगे जितना भी निकालो 6, 6, 6 ही आएगा। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो आखिरी D3 बन जाएगा। जैसे सेकंड लेवल कॉमन डिफरेंस में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा था वो D2 था, और यहाँ जो कॉमन डिफरेंस क्योंकि थर्ड लेवल पे आके आ रहा है वो 6 है, तो D3 हमारा 6 हो। सीक्वेंस का पहला टर्म आपका ए है। T2 माइनस T1 से जो D आया था वो D1 है, और फिर जो डिफरेंसेस की जो लाइन थी, उनके डिफरेंसेस में जो T2 माइनस T1 से आया था वो D2 है, और फिर एंड में जो कॉमन डिफरेंस बन रहा है वो T3 है। अब ये सबसे ज़्यादा वर्किंग दरकार होती है सीक्वेंस में, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर डिटेल वर्किंग की हुई है, ताकि आपको मसला ना हो, बट वर्किंग तो है, तो मार्क्स भी मिलेंगे। तो इसको अप्लाई किया, तमाम वैल्यूज आ चुकी हैं, इसको पुट इन करना है इस फॉर्मूला में। ए की जगह पे आप डालेंगे -1, डी की जगह डालेंगे आप 1, D1 की जगह, D2 की जगह आप डालेंगे 6, D3 की जगह डालेंगे आप 6। अब यहाँ पुट इन देख लें, ए की जगह -1, D1 की जगह 1, D2 की जगह 6, D3 की जगह 6, ब्लैक में लिखा है मैंने। अच्छा, आप सीक्वेंस सिंप्लीफाई करते जाएं, ये 2 1 2, 2 3 6, तो डिनोमिनेटर का चक्कर खत्म हो गया, तो यहाँ 3 आ गया। यहाँ देखें तो 6 और 6 कट गया। अच्छा, अब ये -1 एज इट इज, n-1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो n-1, यहाँ क्योंकि 3 बचा था, तो 3 को n-1 n-2 से मल्टीप्लाई करना था। n-1 n-2 को मल्टीप्लाई किया तो n² -2n, और -1 को n-2 से किया तो -n+2, ये आ गया। इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 2, 2 3 6। 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 को मल्टीप्लाई किया n² -2n -n+2 से, जो कि n² -3n+2 हो जाएगा। तो ये -2n -n को इस बार मैं डायरेक्ट मेंटली -3n कर दिया। 3 को n² से किया 3n²,
3n को -3n से किया तो -9n, और 3 को +2 से किया तो +6। सब यहाँ 3 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होने थे, n-1, n-2 और n-3। 6 और 6 तो कट गया था, तो n-1 n-2 तो हम पहले भी मल्टीप्लाई कर चुके थे, और मल्टीप्लाई करके हमारा आ रहा था n² -3n+2, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया n² -3n+2। कहीं स्मार्टनेस तो दिखानी है ना, बार बार वही करते रहेंगे, लकीर के फकीर हो गए तो वर्किंग भी बढ़ेगी, टाइम भी ज़ाया होगा। तो n-1 n-2 मल्टीप्लाई हो चुका है एक दफ़ा, तो उसको ही कॉपी कर लें, n-3 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब n² पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो n³ -3n², n² n से तो n³ n² -3 से तो -3n², -3n को n से करेंगे तो -3n², -3n को -3 से करेंगे तो +9n, +2 को n से करेंगे तो +2n, +2 को -3 से करेंगे तो -6। अब जब सारे मल्टीप्लाई हो गए तो अब सिंप्लीफाई करना है, n³ वाले सारे एक तरफ कर लें, n³ वाला एक ही था तो n³ आ गया, n² वाले एक साथ कर लेते तो 3n² -3n² -3n², तो ये -6n² हो गया और +3n² हो गया, 3 -6 -3n² आ गया। फिर अब n की बारी है, n वाले देख लेते हैं, +n -9n +9n +2n, तो 1 -9, बल्कि -9 +9n तो कट गए, n +2n हो गया 3n। फिर बगैर n वाले -2 +6 n -6, -6 +6 कट गए तो -2 बच गया, -2 यहाँ आ गया, तो tn is n³ -3n² +3n -2। दिस इज द थर्ड लेवल कॉमन डिफरेंस, जिसका n टर्म निकालने का फॉर्मूला मैंने अप्लाई करवा दिया। क्या ये थर्ड लेवल कॉमन डिफरेंस भी सबको क्लियर हो गया है? फाइल्स वगैरह भेजूंगा तो आप नोट्स बना सकते हैं इंशाल्लाह। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है, वरना एक्नॉलेजमेंट दे दें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक क्लैरिटी आ गई, थर्ड लेवल कॉमन डिफरेंस का मामला क्लियर हो गया। अब ये हम आ जाते हैं, एक हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस डिस्कस करनी है। फर्स्ट लेवल कॉमन डिफरेंस, सेकंड लेवल कॉमन डिफरेंस, थर्ड लेवल कॉमन डिफरेंस, ये 3 फॉर्मुलाज हमने देखे। उसके अलावा एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का हमें देखना है, जिसको एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस भी कहते हैं। उसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब्स है, तो वो आसान है इंशाल्लाह। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस क्या होती है, इसको भी देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक थी अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस वो होती है जिसमें हर अगला टर्म पिछले टर्म में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हासिल होता है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वो होती है जिसमें हर अगला टर्म पिछले टर्म में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हासिल होता है। अच्छा, अब प्लस माइनस में हम प्लस वाले चीज को बिठा लें कि अगर हम एक पॉजिटिव नंबर प्लस करेंगे तो बढ़ेगा, एक नेगेटिव नंबर प्लस करेंगे तो कम होगा, तो उसको हम प्लस ही मान लेते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी हम क्या करते हैं कि हम मल्टीप्लाई डिवाइड या तो दोनों टर्मिनोलॉजी यूज करें, या हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो मल्टीप्लाई वाला काम होगा, और मल्टीप्लाई बाय हाफ करूंगा तो डिवाइड बाय 2 हो रहा होगा। तो अगर मैं टर्मिनोलॉजी मल्टीप्लाई यूज करूँ तो उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों आ जाएंगे। अब डिपेंड ये करेगा कि मल्टीप्लाई किस नंबर से हो रहा है। अगर वो नंबर 1 से बड़ा है तो नंबर नंबर बढ़ रहा होगा, और अगर वो नंबर 1 से छोटा है तो नंबर्स कम हो रहे हो। अगर सीक्वेंस में कुछ टर्म्स पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर कॉमन रेशो होता है, वहाँ कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ कॉमन रेशो होता है। तो यहाँ कॉमन रेशो जो है वो नेगेटिव आए। अगर पॉजिटिव है, सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, ये सारे टर्म्स नेगेटिव हैं, तो कॉमन रेशो पॉजिटिव होगा। और अगर सारे या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो कॉमन रेशो नेगेटिव होगा। अच्छा, इसमें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यूजुअली आती नहीं है, लेकिन मैं हर बात कवर करना चाह रहा हूँ। सारे पॉजिटिव हों तो भी कॉमन रेशो नेगेटिव, सॉरी, सारे पॉजिटिव हो तो भी कॉमन रेशो पॉजिटिव, सारे नेगेटिव हो तो भी कॉमन रेशो पॉजिटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऑल्टरनेटिव टर्म्स पॉजिटिव है, ऑल्टरनेटिव टर्म्स नेगेटिव है, इसका मतलब कॉमन रेशो नेगेटिव है। कॉमन रेशो क्या मतलब है सर, क्या कह रहे हैं सर, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सही से कहे ना। सुने,
कॉमन डिफरेंस ये होता है कि भाई हम कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस ले लेते, जो हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस देखी थी सबसे पहली, तब पहला फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन डी, दैट्स इट। उसमें हमने कॉमन डिफरेंस देखा था पहले ही लेवल पे, फर्स्ट लेवल कॉमन डिफरेंस। यहाँ फर्स्ट लेवल कॉमन रेशियो है, यहाँ सेकंड लेवल थर्ड लेवल के चक्कर नहीं, यहाँ हम सिर्फ फर्स्ट लेवल वाली चीज ही है बस, दैट्स इट। तो पहला लेवल है, उसमें कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो का मतलब होता है, हमेशा याद रखें, रेशियो का मतलब होता है डिविजन इन्वॉल्व है, मतलब T2/T1। अगले टर्म में से पिछला टर्म डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है कि अगले टर्म आ रहा है। तो यहाँ पर वहां कॉन्सेप्ट था कॉमन डिफरेंस का, क्योंकि वो T2 - T1 करना था। यहाँ कॉमन रेशियो है, इसका मतलब T2/T1 करना है, रेशियो के लिए डिवाइड कर रहे होते हैं। रेशियो आपने पहले भी पढ़ा था, 2:3 क्या होता है, 2:3 का मतलब 2/3 होता है। 5:3 का मतलब क्या होता है, 5/3 होता है। तो रेशियो का मतलब डिवीजन होता है। तो रेशियो निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या है, T2/T1। वहां क्या था डिफरेंस के लिए, T2 - T1, T3 - T2। तो यहाँ कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लें और उनको डिवाइड कर दें। तो कॉमन रेशियो का भी यही सिलसिला है। कॉमन रेशियो पॉजिटिव भी हो सकता है और कॉमन रेशियो नेगेटिव भी हो सकता है। कॉमन रेशियो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कॉमन रेशियो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अभी तो हम जो एग्जांपल्स कवर कर रहे हैं पॉजिटिव में कवर किया खाली। तो कॉमन रेशियो इज T2/T1 या T3/T2 या T10/T9, T2/T1, T3/T2 एंड T10/T9। ये T10/T9 ये बता रहा है कि अगर 9th और 10th कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए हुए हैं तो फिर टी अगले में से पिछला डिवाइड करेंगे। T9/T10 नहीं, T10/T9। T1/T2 नहीं, T2/T1, जैसे वहां बताया था। और माइनस में मैंने बताया था T1 - T2 नहीं, T2 - T1। T1/T2 नहीं, T2/T1, याद रख। अगले में से पिछला डिवाइड, वहां अगले में से पिछला माइनस, यहाँ अगले में से पिछला डिवाइड। तब यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि हर अगला टर्म जो है ना पिछले टर्म में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हासिल हुआ है। तो 2 जो है मल्टीप्लाई, 2 को आपने देखा मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ है, ऑब्जर्व करने के लिए बता रहा हूँ। 2 4 बनाए तो आपने कहा क्या हुआ है, अच्छा आप शुरू में सोच रहे थे +2 है, +4 हुआ है, फिर आपने कहा +8 हुआ है। तो आपने कहा चलो 2 + 4 का डिफरेंस ले लेते हैं, +2 है, फिर 4 8 का ले लेते हैं, +4 है। फिर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बढ़ती चली जा रही थी। तो अब जरूरी नहीं है कि आप माइंडसेट में खाली प्लस ही रखें, क्योंकि अभी हमने प्लस वाले इतने देख लिए हैं कि आपके जहन में प्लस 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 ही बैठा होगा। पर आपको जब एग्जाम में सवाल आएगा तो आपको प्लस वाला भी सोचना है, मल्टीप्लाई वाला भी सोचना है, सब दिमाग में लाना है। तो अगर आपकी सीक्वेंस 2 4 8 16 32 है, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। 2 में हमने 2 मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। 4 में 2 मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। 8 में 2 मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया। 16 में 2 मल्टीप्लाई किया, 32 आ गया। 32 में 2 मल्टीप्लाई किया, 64 आ गया। तो हर अगला टर्म पिछले टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करके हासिल हो रहा है। मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर हासिल हो रहा है, उसका मतलब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। इसका आंसर निकालने का फॉर्मूला होता है ARn-1। देखिए वहां प्लस, वो प्लस वाली सीक्वेंस थी तो उसमें A+n-1D, उसमें प्लस का टच आ रहा था। यहाँ A × R⁻n-, पावर का चक्कर भी आ रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है। पावर का चक्कर आ रहा है इसलिए एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस कह रहे हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो होता है जिसमें पावर में वेरिएबल होता है। यहाँ पावर में वेरिएबल है n, लिहाजा ये एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस कहलाती है। उसमें मल्टीप्लिकेशन है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाती है। फॉर्मूला है AR⁻n-। व्हाट इज ए इज द फर्स्ट टर्म। ए क्या है भाई, ए फर्स्ट टर्म है। आर क्या है भाई, आर कॉमन रेशियो है, T2/T1, T3/T2, T10/T9। तो अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है आपका भाई, ए। आपने कहा ए जो है वो 2 है, ए जो है वो 2 है। कॉमन रेशियो के लिए आपने डिवाइड किया, 4/2 करेंगे तो भी 2 आएगा। 8/4 करेंगे तो भी 2 आएगा। 16/8 करेंगे तो भी 2 आएगा। तो कॉमन रेशियो हो गया, तो R2 आ गया। फॉर्मूला में डालें, ए की जगह 2 और आर की जगह भी 2। और ये n-1 पूरे ए आर पे नहीं है, याद रखें, ये सिर्फ आर पे। पूरे ए आर पे होता तो ए आर ब्रैकेट में होता, n-1 बाहर होता। ये मैथमेटिकली आपको समझना जरूरी है कि दिस इज नॉट AR⁻n-1, नो।
This is a r power n minus 1. This n minus 1 only lies on top of r. तो a की जगह पे डाल दिया 2, r की जगह पे रख दिया 2, और पावर में हो गया n माइनस 1। अच्छा, अब ये a पावर 1, r पावर n माइनस 1। अब आप देखो, ये हर दफा नहीं होता ये मैजिक जो इस दफा हुआ है कि बेसिस सेम, पावर्स मल्टीप्लाई, पावर्स ऐड। यहाँ लॉ ऑफ इंडाइसिस इत्तेफाक से लग गया, मतलब अगर आप चाहते तो यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते थे। 2 ब्रैकेट 2 पावर n माइनस 1, दिस इज द राइट आंसर। बट यहाँ एक ऐसी चीज लग सकती है जो हर दफा नहीं लग सकती, तो किसी स्पेसिफिक फॉर्म में मांगा जाए तो फिर यहाँ आपको पिक करना है कि आपको लॉ ऑफ इंडाइसिस में बताया था ए, बल्कि लिखा हुआ भी, लॉ ऑफ इंडाइसिस में अगर ए एन पावर ए एम, ए एन मल्टीप्लाई बाई ए एम, सेम बेसिस जब मल्टीप्लाई होती है, सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है, ए पावर एम प्लस एन। तो यहाँ जो बताया था ए एन इंटू बी एन है, तो सेम बेसिस मल्टीप्लाई नहीं हो रही, सेम इंडेक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी पावर सेम, तो इनको एक साथ मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर लगा। अभी इस वक्त जो यहाँ रूल लग रहा है तो वो ये वाला है, ये जो है 2 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर n माइनस 1। ये आपका 2 है, पावर एक जगह 1 है, एक दफा n-1, तो 2 पावर 1 प्लस n-1, सेम बेसिस मल्टीप्लाई, पावर्स ऐड, 1 प्लस n-1, 1 प्लस n-1, 1 और -1 कैंसिल हो गया, बच गया n, ये 2 पावर n हो गया। क्या हो गया? 2 पावर n। यूजुअली तो यहाँ पर मामला रुक जाता है, बट इस वाली सीक्वेंस में आप देख सकते हैं कि क्योंकि सेम बेसिस हो रहे थे तो पावर्स ऐड होने की वजह से सिंप्लीफाई मजीद हो सकता था, मजीद सिंप्लीफाई होकर 2 पावर n आ गया। यहाँ पर भी मैंने वही चीज़ की टेस्टिंग की है। नेक्स्ट 3 टर्म्स बताओ, तो 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128, 122 इंटू 2 256। 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये ट्रेंड था, हमने फॉलो किया। जनरल टर्म निकालना था, वो 2 पावर n आ गया। तो फिर अनदर सीक्वेंस इज एज फॉलोज, तो मैंने ये चीज़ यहाँ भी करवाई। यहाँ 2 4 8 16 32 की सीक्वेंस चल रही थी, यहाँ 4 8 16 32 की सीक्वेंस चल रही है। अब देख सकते हैं नीचे वाली सीक्वेंस एक कदम आगे, जो काम यहाँ सेकंड टर्म में हो रहा है वो काम यहाँ फर्स्ट टर्म में हो रहा है, तो ये एक कदम आगे। एक कदम आगे इसका मतलब जहां जहां एन आया था वहां वहां n+1 रिप्लेस कर दो। तो इस सीक्वेंस का एन टर्म ये था जिसमें ए की जगह पे एन था, तो बस उसी एन की जगह पे n+1 रख दो। तो रिप्लेस एन विद n+1, क्योंकि एक कदम आगे है, तो यहाँ एन को n+1 से रिप्लेस किया तो 2 पावर n+1 हो, 2 पावर n+1। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं तो ये मजीद क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखें, 3 पहला टर्म है, फिर 6, फिर 12, आपको नजर आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 इंटू 2 24, तीन टर्म देने थे तो 24 इंटू 48 इंटू 2 96 इंटू 2 190। वेरी सिंपल। कॉमन रेशियो निकाला, किसी भी दो को डिवाइड किया, अगले में से पिछला, तो 6/3 2। तो कॉमन रेशियो आपका 2 आ गया। फर्स्ट टर्म आपका 3 है, कॉमन रेशियो 2, फर्स्ट टर्म 3। वेरी सिंपल, ए की जगह रखें, ए की जगह पे 3, आर की जगह पे 2, ब्रैकेट 2 के ऊपर n-1 है तो 2 ब्रैकेट में लिखा, पावर n-1, ए आर पावर n-1। अब यहाँ आप देख सकते हैं बेसिस सेम नहीं है, ना पावर सेम है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ n-1 है, पावर भी डिफरेंस है और बेसिस में भी डिफरेंस है। इसका मतलब ये कंबाइन नहीं हो सकते, तो यही मेरा आंसर बन गया। यहाँ सिंप्लीफाई हो सकता था तो मैंने सिंप्लीफाई किया, फिर आंसर दे दिया। अगर किसी स्पेसिफिक फॉर्म में ना मांगा जाए तो ये वाला आंसर भी एक्सेप्ट हो जाएगा, और किसी स्पेसिफिक फॉर्म में मांगा जाए, बोला भाई ए पावर एन फॉर्म में आंसर दो, ए की वैल्यू बताओ, तो आपने कहा यार मेरा तो इस फॉर्म में आ रहा है, वो ए पावर एन फॉर्म में कैसे मांग रहा है, तो फिर आप समझ जाएंगे आपको लॉ ऑफ इंडाइसिस वगैरह लगाना है। या लिख दे कि सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में दो, तो फिर तो आपको सिंप्लीफाई करना ही होगा। सही है, तो एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को कैटर करते थे। क्या ये हमें दोनों एग्जाम्पल समझ आ गए हैं? एक्नॉलेज कर दें। अच्छा, इसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब, ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस।
उसके अलावा इसमें परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब वगैरह आते हैं। ये भी हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखें परफेक्ट स्क्वायर वाला देख लेते हैं पहले। परफेक्ट स्क्वायर्स, अब यहाँ आपको देखिए नजर आ रहा है 1, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। तो आपको मैंने बताया था कि 1 से लेकर 15 तक के जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। टॉपिक नंबर यूनिट 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो कभी आपको नजर आए ना कि जो टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। आपने कहा 1 जो आपको नजर आ रहा है ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 आपको 2 का स्क्वायर नजर आ रहा है। हम्म, सही है। 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। तो आपने कहा ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये 1 से भी शुरू हो सकते हैं, ये 16 से भी शुरू हो सकता है, ये 49 से भी शुरू हो सकता है। तो अगर ये 1 से शुरू हुआ तो आपने कहा यार 1 पहला टर्म 1 का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर, सेकंड टर्म 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म 3 का स्क्वायर। तो आपने कहा nth टर्म n का स्क्वायर। ये सीक्वेंस हो गई ना, पहला टर्म 1 का स्क्वायर, दूसरा टर्म 2 का स्क्वायर। अच्छा भाई पांचवा टर्म 5 का स्क्वायर। अच्छा भाई nth टर्म, अचानक बोलते बोलते n ले आए, आपने कहा n का स्क्वायर। जो बोल रहे हैं वही जवाब में। अच्छा भाई सेकंड टर्म का, सेकंड टर्म क्या है, 2 का स्क्वायर। थर्ड टर्म क्या है, 3 का स्क्वायर। nth टर्म क्या है भाई, n का स्क्वायर, या n स्क्वायर बन गया। अच्छा एग्जाम्पल है 36 से शुरू होता। अब देखें पहला टर्म फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड टर्म सेकंड का स्क्वायर, तो n स्क्वायर ही हो गया। अब यहाँ अगर हमने देखा, मैंने कहा भाई फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर, आपने कहा 6 का स्क्वायर। कितना आगे हुआ भाई, 5 आगे हुआ। तो पहला टर्म 1 का स्क्वायर नहीं है, बल्कि 1 में 5 प्लस कर रहे हैं, 6 आ रहा है उसका स्क्वायर। तो सेकंड टर्म 2 का स्क्वायर नहीं है, बल्कि 2 में 5 प्लस कर रहे हैं, 7 आ रहा है उसका स्क्वायर कर रहे हैं। थर्ड टर्म 3 का स्क्वायर नहीं है, 5 प्लस कर रहे हैं, उसका स्क्वायर हो रहा है। तो अगर मैं nth टर्म की बात करूं, जब सब में +5 +5 हो रहा था, तो n में भी +5 होगा, तो n+5 बन जाएगा, फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो टर्म n बन गया n+5 का स्क्वायर। पहला टर्म 1+5 का स्क्वायर, सेकंड टर्म 2+5 का स्क्वायर, तीसरा टर्म 3+5 का स्क्वायर, चौथा टर्म 4+5 का स्क्वायर। तो nth टर्म n+5 का स्क्वायर। तो इससे n+5 स्क्वायर आ गया। तो ये आपने सीक्वेंस चेक करनी होती है कि कितने प्लस करने के बाद स्क्वायर हो रहा है, लेकिन ये है परफेक्ट स्क्वायर वाली सीक्वेंस। इस दिन परफेक्ट क्यूब वाली सीक्वेंस देखें, तो पहले 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब सॉरी, तो 1 का क्यूब, पहला टर्म 1 का क्यूब, दूसरा टर्म 2 का क्यूब, तीसरा टर्म 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। 1 से लेकर 10 तक के परफेक्ट क्यूब भी याद होने चाहिए। तो अब आपको पता है पहला टर्म 1 का क्यूब, सेकंड टर्म 2 का क्यूब, फिफ्थ टर्म 5 का क्यूब, सिक्स टर्म 6 का क्यूब, तो nth टर्म n का क्यूब। तो यहाँ पर टर्म n हो गया n क्यूब। नेक्स्ट टर्म देने दे तो आसान था ना, 3 क्यूब 4 क्यूब था, तो 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब हमने दे दी। जनरल टर्म निकालना, तो हमने कहा पहला टर्म, ट्रेंड चेक किया, ट्रेंड पहला टर्म 1 का क्यूब, दूसरा टर्म 2 का क्यूब, तीसरा टर्म 3 का क्यूब, तो nth टर्म n का क्यूब। डायरेक्ट आंसर आ गया। अच्छा इसमें एग्जांपल करते हैं, 27 से स्टार्ट लेते हैं। 27 64 100 में आप में गए तो परफेक्ट क्यूब्स है, जबरदस्त हो गया। तो अब आपने कहा पहला टर्म 3 का क्यूब, तो पहला टर्म 1 का क्यूब नहीं है, 1+2 का क्यूब है। दूसरा टर्म 2 का क्यूब नहीं है, 4 का क्यूब है, मतलब 2+2 का क्यूब है। तीसरा टर्म 3 का क्यूब नहीं है, बल्कि 3 में 2 प्लस कर रहे हैं, 5 आ रहा है उसका क्यूब है। तो अगर मैं nth टर्म निकालूंगा, तो nth टर्म में भी n का क्यूब नहीं होगा, बल्कि n में +2 करूंगा उसका क्यूब होगा, तो n+2 का क्यूब। तो ट्रेंड चेक किया कि पहला टर्म 1+2 का क्यूब है, सेकंड टर्म भी 2+2 का क्यूब है, थर्ड टर्म भी 3+2 का क्यूब है, तो nth टर्म भी n+2 का क्यूब होगा। इसने ट्रेंड चेक किया और आपने जो है वो nth टर्म दे दी। अच्छा फिर एक फिबोनाची सीक्वेंस है, फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं शायद, फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस के अंदर nth टर्म निकालने का नहीं होता, खाली आपको टर्म्स निकालने आने चाहिए कि अगला टर्म कैसे निकलता है। तो अगर आप चेक करें, राइट डाउन द नेक्स्ट 5 टर्म्स इन द सीक्वेंस।
0 था पहला टर्म, फिर आपने कहा 1 हो गया, फिर आपने कहा ये 1 ही रहा, फिर आपने कहा अभी 2 हो गया, अभी 3 हो गया, ये क्या हो रहा है? अब आपको पिक करना है कि यार ये हो रहा है कि इसमें पहला टर्म 0 था, अगला टर्म 1 है, तीसरा टर्म कैसे आया? तीसरा टर्म निकालने के लिए पहले दो टर्म्स को ऐड किया, 0+1, 0+1 किया तो 1 आया। अच्छा, फिर जब मुझे ये वाला टर्म निकालना था तो इससे ये निकालने के लिए इसके पिछले दो ऐड किए, 1+1 2 आ गया। फिर उससे अगला निकालना था तो पिछले दो ऐड किए, 2+1 3 आ गया। फिर अगला निकालना था तो पिछले दो ऐड किए, 3+2 5 आ गया। अब मुझे अगला निकालना है तो पिछले दो ऐड करूंगा, 3+5 8 आ गया, फिर 8+5 13 आ गया, 13+8 21 आ गया, 21+13 34 आ गया, 34+21 55 आ गया। ये सीक्वेंस फिबोनाची सीक्वेंस है, इसका nth टर्म निकालने का तो नहीं आता, लेकिन जो बहुत सारे टर्म्स, नेक्स्ट 5 टर्म्स, नेक्स्ट 6 टर्म्स देने तो आप दे सकते हैं। यहाँ इस पेज पे हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस देखा, पहले हमने फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, कॉमन डिफरेंस देखा, 3 फॉर्मूलाज देखे जिसमें इजाफा होता जा रहा था। फिर हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस देखा जिसको हमने एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस भी कहा, उसका फॉर्मूला देखा, 4 फॉर्मूलाज ये हो गए। उसके अलावा जो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, इसमें कोई फॉर्मूलाज नहीं है, ये सिंपल देखकर आइडेंटिफाई करना है और ट्रेंड चेक करना है। फिबोनाची सीक्वेंस में तो nth टर्म का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो फॉर्मूला देखे जाए तो 4 फॉर्मूलाज हैं जो मैंने आपको याद करवाए, बाकी आपने ब्रेन यूज करना है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब्स खुद से पिक करने, फिबोनाची सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है। और इस तरह से आपके नंबर सीक्वेंसेस में तकरीबन इस तरह के इर्द गिर्द होता है। कुछ ऐसी चीजें, मजीद एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें थोड़ा बहुत कुछ उसी वक्त सवाल को देखकर लॉजिक लगानी हो, बट वो देयर एंड देन डिसाइड करने वाली चीज होगी और वन ऑफ होती है और वो वेरी करती है क्वेश्चन टू क्वेश्चन एंड एयर टू एयर। तो हर चीज रट्टा नहीं लगाई जा सकती, कुछ चीजें वहीं दिमाग लगा के सोचनी पड़ती हैं, यही नंबर सीक्वेंसेस टॉपिक की खूबी है। मुझे बताएं, जो मैंने परफेक्ट स्क्वायर्स बताया, परफेक्ट क्यूब्स बताया, फिबोनाची सीक्वेंस बताया, सारी क्लियर है? इसमें किसी जगह कोई डाउट है तो बता दें, वरना एक्नॉलेजमेंट दे दें, यस सर इट्स क्लियर। चलिए, इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो नंबर सीक्वेंसेस की एक्सप्लेनेशन है मुकम्मल हो गई। देखें, अरिथमेटिक सीक्वेंस, टाइप 1 टाइप 2 क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, फिर हमने क्यूबिक की सीक्वेंस कवर किया था दूसरे पेज से, फिर यहाँ पर हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कवर किया, परफेक्ट और परफेक्ट क्यूब्स कवर किया। अब आपको मैं नोट्स की फाइल इंशाल्लाह भेजूंगा, तो नोट्स बना लीजिएगा। और फिर जो है ना, यूनिट 15 है गालिबन, इसके मैं पास पेपर्स अपलोड करूंगा, यूनिट 15 की पास पेपर की फाइल भी अपलोड करूंगा, और मैं पास पेपर्स के सवाल भी फाइल भी अपलोड करूंगा, पास पेपर के सवाल की रिकॉर्डिंग भी अपलोड करूंगा एलएमएस पे इंशाल्लाह। तो आपने सवाल करके ज़रूर ज़रूर लेकर आना है, कुछ मसले मसाइल होंगे तो मुझे पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह कल ही लेने का इरादा है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।